वेलकम गाइज, मैं हूं पारस शर्मा और आप देख रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में। सबसे पहला मिथ और मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो नेचुरल नहीं आता। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल नहीं आता है। जब आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि आपका जो रिजल्ट है वो नेचुरल दिखे। तो वो भी अपने सारे एफर्ट्स लगाता है उसको नेचुरल रखने के लिए, जिसमें आपकी एक बेटर हेयर लाइन और एक अच्छी डेंसिटी देने की वो पूरी कोशिश करता है। और अगर पर्सनली आप रिज़ल्ट देखना चाहें तो उस क्लिनिक के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। आजकल क्लिनिक आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं और बाकी यूट्यूब पर भी आप इतने सारे रिजल्ट देख चुके होंगे। और मेरा रिजल्ट है, बाकी और यूट्यूबर्स के रिजल्ट हैं, बाकी नॉर्मल पर्सनस के भी रिजल्ट आजकल इतने नेचुरल आ रहे हैं। तो इससे मिसकंसेप्शन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कि नेचुरल रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी नॉर्मल जो हेयर से उन्हीं की तरह नेचुरल दिखते हैं। और बाकी आप केस स्टडीज़ देख सकते हैं इसे कंफर्म करने के लिए। सेकंड मिथ और मिसकंसेप्शन ये है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ऐसा तो ये तो अपने आप में ही मिथ है, ये तो कोई भी बता सकता है। वो ऐसे है कि आप खुद ही सोचिए कि अगर एक्सेसिव या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पे आप क्या यूज़ करोगे। एक्सेसिव केमिकल्स, एक्सेसिव हीट, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद में तो बाल खुद ही बता देते हैं अपनी कंडीशन के, देखो हमारी हालत ये है। तो ये किसी भी तरीके से बालों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है। आपके ब्रेन की जो आपकी स्किन की जो सबसे ऊपरी लेयर्स होती हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और फिर भी आपका जो ब्रेन है वो स्कल से पूरी तरह से वेल प्रोटेक्टेड होता है। तो कोई चांसेस होते ही नहीं है कि आपके ब्रेन को या आपकी आंखों को किसी तरीके का कोई इससे डैमेज हो। तो ये एक मिसकंसेप्शन ही है, एक मिथ ही है कि हेयर ट्रांसप्लांट से आपके ब्रेन को कोई डैमेज होता है। इसके लिए बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकती है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन ये है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो होते हैं वो एज के साथ डल होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। तो देखिए, एज के साथ जो भी चीज़ें डल होती हैं ना, जो भी चीज़ें जैसे आपके बाल हैं वो पतले होते हैं, तो वो एज के साथ कोई ये 45 से 50 साल के बाद की बातें हैं। कि उस टाइम पे आपकी पूरी बॉडी ही डाउनफॉल पे होती है। आपका बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो डाउनफॉल पे होता है। वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है जितना आपका यंग एज में करता है। तो बाल भी देखिए, जितना आपका, जैसे मैंने बताया पहले कि आपका डोनर एरिया है, तो ये वहीं से बाल निकाल के आपके आगे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, आगे लगाए जाते हैं। तो जब बॉडी में आपके डाउनफॉल आ रहा है तो आपके बाल भी ऑब्वियसली पतले होंगे। ये सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स ही नहीं, आपके जो नेचुरल हेयर्स होते हैं वो भी बॉडी की एज के साथ साथ में डाउनफॉल प्रोसीजर में आते हैं, वो भी पतले होते हैं। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स भी आपके नेचुरल हेयर्स की तरह ही हैं, इनमें भी डाउनफॉल आता है, ये भी पतले होते हैं एज के साथ साथ। लेकिन सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स पतले होते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपकी नेचुरल हेयर्स जो हैं वो भी एज के साथ साथ डाउनफॉल पे आते हैं और पतले होते जाते हैं। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि FUT एक बेटर टेक्निक है FUE से। देखिए, किसी भी टेक्निक को आपस में कंपेयर ना करें, क्योंकि आपके डोनर एरिया को देखते हुए और आपके फ्यूचर कंसर्न्स को देखते हुए, नेक्स्ट सेशंस को देखते हुए हेयर ट्रांसप्लांट के, डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। टेक्निक्स तो एक दूसरे से बेटर होती हैं, उनके एडवांटेजेस भी होते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये भी एक तरीके का मिथ है कि कोई एक प्रोसीजर जो है वो दूसरे प्रोसीजर से बेस्ट है। ऑब्वियसली बेस्ट होता है। हर प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर से एडवांटेज भी रखता है, डिसएडवांटेज भी रखता है। नेक्स्ट जो मिथ है, मिसकंसेप्शन है, वो दोनों तरफ से अपोजिट मिथ्स चल रहे हैं इसके, कि कम एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, या ओल्डर एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो ऐसी इतनी सारी केस स्टडीज़ आप देख रहे हैं। बाकी और भी आगे आने वाले टाइम में मैं भी केस स्टडीज सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कम एज में कराते हैं तो सक्सेसफुल रहता है या ओल्डर एज में कराते हैं। अगर आप कम एज में हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो एक आपका वाइड एरिया जो है वो ट्रांसप्लांट से कवर नहीं हो पाता है। एक छोटा एरिया या जो भी आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, सिर्फ वहीं पे आपका जो हेड है वो कवर किया जा सकता है। और उसमें भी क्या, लेकिन आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो यंगर एज में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए रिजल्ट आपका जल्दी आ जाता है, थोड़ा बेटर रिजल्ट आ जाता है। लेकिन यंगर एज में बस एक यही बेनिफिट है, बाकी उनके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। मेडिसिन जब रोक दोगे तो वो जब जड़ेंगे तो उसमें आपको सेकंड सेशन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओल्डर एज में कराते हो, 27, 28, 29 एज में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो आपका एक ग्रेड जो है बाल्डनेस का वो डिफाइन हो जाता है कि इस पैटर्न में आपका जो बाल्डनेस है वो जा रहा है। तो उसी पैटर्न में आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक बहुत बड़े एरिया को आपके कवर कर दिया जाता है। तो सेकंड सेशन की ज़रूरत कई बार नहीं पड़ती है और पड़ती भी है,
तो वो एक तरीके से रिफिलिंग जो है उसमें हो जाती है। आपको सेकंड सेशन जो है वो इतना हैवी नहीं पड़ता, और या फिर कई बार लेना भी नहीं पड़ता। और रही बात ब्लड सर्कुलेशन की, तो वो तो हर पेशेंट में अलग अलग होता है। तो अगर आप यंगर एज में कराते हो, यंगर एज में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, लेकिन कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने ओल्डर एज में कराया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इतना कि जितना जो यंगर एज में जिसने कराया था उसका भी नहीं आया। या आप आगे वाली केस स्टडीज़ में देखोगे आप आने वाले टाइम में कैसे कैसे डिफरेंशिएट करता है हेयर ट्रांसप्लांट एक अलग अलग पेशेंट।